जिसमें भोजन को आप रखें और भोजन को पकाएं, वो एल्यूमिनियम ही है। और दोनों वैज्ञानिक, वो कहते हैं नाम नहीं लेना हमारा, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं, वो ये कहते हैं कि हमारा 18 साल का रिसर्च ये कहता है कि अगर इस एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारंटी है कि आपको डायबिटीज तो हो ही जाएगा, अर्थराइटिस तो हो ही जाएगा, ब्रोंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है, और सबसे ज्यादा टीबी होने की संभावना है, अस्थमा, टीबी, ये सब होने की संभावना। मैं पूछा आपने अब तक कितनी बीमारियों को डिटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती हैं। और ये दोनों रिसर्चर, सबसे ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया जेलों में। जेल है ना हमारी, वहां सभी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना मिलता है, आप जानते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक लखनऊ के हैं। लखनऊ की जेल में, लखनऊ के आसपास की जेलों में इन्होंने बहुत काम किया। वो जेलों में जाते हैं और जो कैदी एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खाते हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। और उन्होंने कहा सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ति कम होती है, प्रतिकारक शक्ति कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं। बाद में मैंने एक छोटा सा काम इसमें ऐड किया। वो वैज्ञानिकों से रिपोर्ट लेने के बाद मैंने ये तय किया कि पता करो कि ये एल्यूमिनियम कब से आया, क्योंकि ये ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। तो पता चला 100-125 साल पहले आया। 100-125 साल पहले अंग्रेजों की सरकार थी। अंग्रेजों की सरकार के वैज्ञानिकों ने एल्यूमिनियम को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस कराया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया एल्यूमिनियम के बर्तन बनाने का, वो जेल के कैदियों के लिए ही आया। और उनका यह तय हुआ था कि जेल के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही भोजन दिया जाए, क्योंकि ये सब भारत के क्रांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है। उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांतिकारी होता था। भगत सिंह हो या उधम सिंह, चंद्रशेखर हो या अशफाक उल्ला, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो या ठाकुर रोशन सिंह, ये सब तो क्रांतिकारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमाने। इनको जानबूझकर एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है ताकि ये जल्दी मरे या मरने की स्थिति में आ जाए। तो समझबूझकर अंग्रेजों की सरकार ने एल्यूमिनियम के बर्तन इस देश में इंट्रोड्यूस किए। अब परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जेलों में आज भी यह नियम चल रहा है कि भोजन एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाएगा। अंग्रेज चले गए, फिर भी यह काम चल रहा है। और अब मुश्किल यह हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से ज्यादा गरीबों के घर में आ गया। ज्यादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही बन रहे हैं और वो बेचारे बिना जाने बूझे ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो भागवत जी का सूत्र तो बहुत सरल है, सिंपल है कि जो भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श ना मिले वो भोजन कभी नहीं करना। मैंने उदाहरण के लिए आपको समझा दिया कि प्रेशर कुकर का भोजन नहीं करना क्योंकि ये जहर है। एक और चीज है अपने घर में, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श भी नहीं हो सकता। और एक तीसरी चीज है अपने घर में, माइक्रोवेव ओवन। इसमें भी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, पवन का स्पर्श नहीं हो सकता। मतलब सीधा सा यह है कि आधुनिक तकनीकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले 15-20 वर्षों में, भागवत जी के अनुसार इनमें रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विष है, तो ना करें। नहीं तो क्या होगा? आप कहेंगे जी हम तो करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते प्रेशर कुकर को, हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को, हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोवेव ओवन को, क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है। मेरा बहुत सारी माताओं और बहनों से तर्क हुआ है, वो ये कहते हैं कुकर में खाना बनाने से समय बचता है। तो मैं उनसे पूछता हूं ठीक है समय बचता है, तो बचे हुए समय का क्या करती हैं? तो ज्यादातर माताओं बहनों का उत्तर है सास भी कभी बहू देखते हैं। इधर प्रेशर कुकर में खाना बना के समय बचा, फिर हमने टीवी के सामने वो समय इन्वेस्ट कर दिया, तो नेट रिजल्ट क्या?
और फिर मैं जब उनको समझाता हूं कि ये जो आपने आधा घंटा या 1 घंटा समय बचाया भोजन पकाने में, ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा। तब 2 घंटे रोज के हिसाब से मान लो बचा लिया, और साल भर में आपने 700-800 घंटे बचा लिए, कल्पना करो। फिर एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और 2-4 महीने वहां निकल गया, नेट रिजल्ट क्या? वही 0 का 0। तो ये एक सूत्र है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भोजन को बनाते समय, पकाते समय कोई ऐसी वस्तु जहां सूर्य का प्रकाश ना जाता हो, पवन का स्पर्श ना होता हो, वो ना करें। अब इसमें विश्लेषण की जरूरत है। भागवती जी तो लिख के चले गए, अब ये क्यों का जवाब हमें ढूंढना है, और इसमें जरूरत हो तो आधुनिक विज्ञान की मदद भी लेनी है। मॉडर्न साइंस ने कुछ लॉजिक डेवलप किए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने दिए हैं, तो उनकी मदद से ये क्यों ना करें, क्या कारण है, यहां से अब बात मैं शुरू करता हूं। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है प्रेशर कुकर के बारे में, ये जाने। प्रेशर कुकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खाने को जल्दी पकाती है, ये है सीधा सा मतलब। अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर कुकर क्या करता है, जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए, उस पर, और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए, उस पर अतिरिक्त दबाव डालता है। यह है प्रेशर। प्रेशर माने दबाव। तो अतिरिक्त दबाव डालने की टेक्नोलॉजी है प्रेशर कुकर। और यह अतिरिक्त दबाव कहां से आता है? प्रेशर कुकर में आपने दाल डाली, ऊपर से पानी डाला, थोड़ा हल्दी मसाले डालकर बंद करके रख दिया। अब उसमें वो एक सीटी लगा दी। वो सीटी लगाई, यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर कुकर की। सीटी ना लगाएं तो आपका प्रेशर कुकर आपके लिए अच्छा है। सीटी लगाते ही क्या करता है, पानी गर्म होगा। आप जानते हैं पानी गर्म होने से वाष्पीकरण शुरू होता है, वेपराइजेशन शुरू होता है। तो पानी की वाष्प प्रेशर कुकर में चारों तरफ इकट्ठी हुई, वो वाष्प जो है ना, वो दबाव डालती है। किस पर? दाल पर, चावल पर, सब्जी पर। यह दबाव डाल के होता क्या है, दाल, एक कल्पना करिए, अरहर की दाल, थोड़ी देर के लिए कल्पना, अरहर की दाल के छोटे छोटे टुकड़े, एक दाल को तोड़कर 2 टुकड़े, जिसको द्विदल कहते हैं। जैन समाज के लोग तुरंत समझ में आ जाएंगे। द्विदल, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सब द्विदल है। इसको तोड़कर आपने दाल बनाई है। अब ये दाल पानी में पड़ी है, नीचे से गर्म और ऊपर से भाप का दबाव, तो ये दाल जो है ना फट जाती है। फटना समझते हैं? वो दरकना शुरू हो जाता है। उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, दाल के अंदर जो अणु हैं, वो अणु एक दूसरे को जो जकड़कर बैठे हुए हैं, ये पानी का प्रेशर उन अणुओं को तोड़ता है और दाल दरकना शुरू होती है। वो दाल दरक जाती है और पानी इतना गर्म होता है तो उबल जाती है, पकती नहीं है, उबलती है। पकना और उबलने में अंतर है। तो उबल जाती है और दरक जाती है। आप खोलते हैं, 5 मिनट बाद आपको लगता है दाल पक गई है। पक नहीं गई है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, क्योंकि नीचे से गर्मी पड़ी, ऊपर से प्रेशर पड़ा वाष्प का। वो पकी नहीं है, उबल गई है और उसका सॉफ्टनेस बढ़ गई है। तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खा ली। माफ करिए, दाल पकी हुई नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी पकी हुई दाल और इस दाल में क्या अंतर है? पकी हुई दाल का आयुर्वेद में एक सिद्धांत है। आयुर्वेद में वैसे सभी सिद्धांत हैं, उसमें से एक मैं आपसे बता रहा हूं। आयुर्वेद चिकित्सा यह कहती है कि जिस वस्तु को खेत में पकने में जितना ज्यादा समय लगता है, जिस वस्तु को पकने में खेत में जितना ज्यादा समय लगता है, भोजन रूप में पकने में भी उसको ज्यादा समय लगता है। अब अरहर की दाल की बात करें, आप में से थोड़ा भी गांव से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो आप जानते हैं अरहर की दाल को खेत में पकने में कम से कम 7 से 8 महीने लगता है। कम से कम 7 से 8 महीना लगता है। क्यों? अरहर की दाल में जो कुछ भी है, जिसको आप न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में जानते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जानते हैं, वो मिट्टी से दाल तक आने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ये जो मिट्टी है ना खेत की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। खेत की मिट्टी में कैल्शियम है, खेत की मिट्टी में आयरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत की मिट्टी में है। ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं,
तने से फल में आते हैं, इस पूरी क्रिया में बहुत समय लगता है, तो इसलिए दाल को पकने में समय लगता है। तो आयुर्वेद यह कहता है कि जिस दाल को खेत में पकने में ज्यादा समय लगा, उसको घर में भी पकने में ज्यादा समय लगना चाहिए। क्यों? ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब हुए हैं दाल में, खींच कर आए हैं दाल में, इनको डिसॉल्व होने में भी धीरे धीरे ही समय लगेगा। आप दाल क्यों खाना चाहते हैं? आप दाल खाना चाहते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन कहां से आएगा? ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कलेक्शन दाल में इकट्ठा है, इनके टूट जाने पर, बिखर जाने पर, तो वो बिखरने और टूटने में उसको देरी लगने वाली है, क्योंकि आने में देरी लगी है। यह प्रकृति का सिद्धांत है, आयुर्वेद का नहीं कहना चाहिए, प्रकृति का सिद्धांत है। बच्चे को पेट के अंदर गर्भाशय में विकसित होने में समय लगता है। दुनिया में हर चीज को विकसित होने में समय लगता है, जल्दी कुछ नहीं होता। इसलिए दाल भी जल्दी नहीं पकती, बच्चा भी जल्दी नहीं होता। सभी चीजों में यह है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में, बड़ा होने में ज्यादा समय लगा है, उनको डिसॉल्व होने में भी ज्यादा समय लगेगा। और दाल जब डिसॉल्व होगी तब उसके प्रोटीन्स आपको मिलेंगे भोजन में। इसीलिए आप दाल खा रहे हैं, ताकि आपको प्रोटीन की कमी पूरी हो। कुछ विटामिन्स आपको चाहिए, कुछ प्रोटीन्स आपको चाहिए, कुछ और दूसरे अंश आपको चाहिए। तो आयुर्वेद का नियम बिल्कुल सीधा है कि दाल ज्यादा देर में पकी है तो घर में भी ज्यादा देर में पके। अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। मैं एक बार जगन्नाथपुरी गया था, आप भी गए होंगे। तो वहां भगवान का प्रसाद बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में नहीं बनाते, आप जानते हैं। हालांकि वो चाहे तो प्रेशर कुकर रख सकते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। तो मैंने मंदिर के महंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद, माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में, वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते हैं? आप में से जो भी गए हैं जगन्नाथपुरी, आप जानते हैं वो मिट्टी की हांडी में दाल मिलती है और मिट्टी की हांडी में चावल मिलता है या खिचड़ी मिलती है, जो भी मिलता है प्रसाद के रूप में। तो मैंने महंत को पूछा कि आप ये मिट्टी की हांडी में ही क्यों बनाते हैं? तो उसने एक ही वाक्य कहा, मिट्टी पवित्र होती है। तो ठीक है, पवित्र होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वो जो नहीं कह पाया महंत, वो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है, बल्कि मिट्टी सबसे ज्यादा वैज्ञानिक होती है। क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है, मिट्टी में जो कुछ है वो शरीर में है, और शरीर में जो है वो मिट्टी में है। हम जब मरते हैं ना और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर। 70 किलो का शरीर, 80 किलो का शरीर मात्र 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, जिसको राख कहते हैं। और इस राख का मैंने विश्लेषण करवाया एक लेबोरेटरी में, तो उसमें कैल्शियम निकलता है, फास्फोरस निकलता है, आयरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है, 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राख में। ये सब वही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी में है। इन्हीं 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट से मिट्टी बनी है, यही 18 माइक्रोन्यूट्रिएंट शरीर में है जो मिट्टी में बदल जाता है। तो महंत का कहना कि मिट्टी पवित्र है, वो बहुत वैज्ञानिक स्टेटमेंट है। बस इतना ही है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता? आधुनिक विज्ञान उसने नहीं पढ़ा या उसको मालूम नहीं है। लेकिन आधुनिक विज्ञान का रिजल्ट मालूम है, पवित्रता। रिजल्ट उसे मालूम है, विश्लेषण नहीं मालूम। वो हमारे जैसे मूर्खों को मालूम है। मैं अपने को उस महंत की तुलना में मूर्ख मानता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ये विश्लेषण करने में 3 महीने लग गए, वो बात 3 मिनट में समझा दिया कि मिट्टी पवित्र है। तो ये मिट्टी की जो पवित्रता है, उसकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, उसमें से आई है। तो मिट्टी में दाल आई है, दाल आपने पकाई है, तो वो महंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है, इसलिए हम मिट्टी के बर्तन में ही दाल पकाते हैं। भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं, अपवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते। अच्छा, मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया, पुरी से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में CSIR का एक लेबोरेटरी है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का लेबोरेटरी है, जिसको रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। तो वहां ले गया, कुछ वैज्ञानिकों से कहा ये दाल है, उन्होंने कहा हाँ हाँ ये पुरी की दाल है। मैंने